Hello, good morning, students. Uh, Today we are going to discuss about parthenogenesis. Parthenogenesis. Uh, जैसा कि अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीव को अ, वृद्धि करने का एक मौका मिलता है, या जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसके जो करेक्टर्स होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, जो सामान्यतः गैमेट्स के द्वारा। अगर अपन देखें तो बेसिकली दो रिप्रोडक्शन के बारे में अपन जानते हैं। एक जो कि लोअर एनिमल्स में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो हायर में पाया जाता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जैसा आपने देखा है कि उसमें गैमिट फॉर्मेशन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं देखी जाती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनेट्स पाए जाते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के अंदर, और उन गोनेट्स के द्वारा संबंधित गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे बाइडियो मान के चले, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमिट्स होते हैं, एक को आप टेस्टिस बोलते हो, दूसरे को आप ओवरी बोलते हो। ठीक है ना, वृषण और अंडाशय। इनसे इनसे संबंधित जो गैमिट्स होता है उनका प्रोडक्शन होता है। ये गोनेट्स हो गए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उनसे संबंधित गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और ओवरी में ओवम बनते हैं। ठीक है। इन दोनों के फ्यूजन से एक कॉमन स्ट्रक्चर बनती है जिसको कि आप जाइगोट कहते हैं। और ये जो जाइगोट होता है, मतलब ये दोनों युग्मक हो गए, ये संबंधित सेक्स ऑर्गन से डेवलप हो रहे हैं, और इन युग्मक के फ्यूजन से, फ्यूजन की जो प्रक्रिया है उसको आप फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हो। निषेचन के द्वारा या निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा दोनों गैमिट्स, मींस मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, इन केस ऑफ मेल गैमिट दैट इज स्पर्म, और इन केस ऑफ फीमेल गैमिट दैट इज ओवम, ये दोनों गैमेट एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद एक कॉमन संरचना बनाते हैं। दोनों के फ्यूजन से एक कॉमन संरचना बनती है, दैट इज नोन एज जाइगोट, यानी कि उसको युग्मनज कहा जाता है। और ये युग्मनज किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। मींस जो भ्रूण विकसित हो रहा है उस भ्रूण की जो प्रथम इकाई होगी वो सेल होगी जाइगोट। जाइगोट से वो बनेगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जो कि वेल डेवलप्ड एनिमल्स में, मींस हायर नॉन कॉर्डेट्स में और सभी कॉर्डेट्स में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन फर्स्ट जो अपन देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। वहां पर कोई गोनेट्स इस तरह से नहीं पाए जाते हैं, किसी गैमिट्स का निर्माण नहीं होता, और कई तरीके होते हैं जिनसे भी एनिमल का डेवलपमेंट हो जाए। जैसे कि अमीबा के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है ना। तो अमीबा में गैमेटोजेनेसिस या गोनेट्स, क्योंकि खुद ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या एक कोशिकीय प्राणी है, इस एक कोशिकीय प्राणी में सिंपल बाइडियो मान के चलो कि इसमें किसी कारण से ये ऐसे टूट जाए दो या चार भागों में, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि ईच पार्ट ऑफ द एनिमल शुड कंटेन, मस्ट कंटेन ए लिटिल पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। मींस इसके टूटने वाले हिस्से में, प्रत्येक हिस्से में न्यूक्लियस का एक थोड़ा सा भाग आना जरूरी है, मींस जेनेटिक मेटेरियल का आना जरूरी है। और इसके जैसे बाइडियो ऐसे करके चार टुकड़े हो गए और चारों में थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस का पार्ट आ गया, तो ये चारों नए एनिमल का डेवलपमेंट कर देंगे, नया अमीबा बना देंगे। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको आप कहेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है ना। उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है पार्थेनोजेनेसिस। क्या जन्म में? पार्थेनोजेनेसिस, और हिंदी में बोलेंगे एनिसेक जनन। एनिसेक जनन का मतलब होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी गैमेट अगर किसी एनिमल का निर्माण कर ले तो दैट इज नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस। और बहुत सारे एनिमल में इस प्रक्रिया के द्वारा, कई एनिमल तो ऐसे जिसमें सिंपल पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता। लेकिन
कई ऐसे एनिमल हैं जिनमें पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो अल्टरनेटिव का काम करता है, एक विकल्प की तरह काम करता है। मींस उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और पार्थेनोजेनेसिस मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो एक वेल डेवलप्ड सोशल एनिमल है हनी बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी में आपने देखा होगा कि उसमें कास्ट सिस्टम पाया जाता है, एक क्वीन पाई जाती है, ठीक है, एक वर्कर होता है, एक ड्रोन होता है यानी मेल होता है। तो इस प्रकार से उसमें 3 कास्ट पाई जाती है, क्वीन पाई जाएगी, वर्कर पाया जाएगा और ड्रोन या मेल पाया जाएगा। अब इसमें क्वीन और वर्कर ये दोनों तो नेचर में कैसे होते हैं, डिप्लॉयड 2n, जबकि मेल जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। ये दोनों के दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होते हैं। हनी बी में क्वीन और वर्कर जो होते हैं श्रमिक और रानी, ये दोनों तो लैंगिक जनन के द्वारा बनेंगे, लेकिन जो मेल होता है वो अलैंगिक जनन द्वारा, एनिसिक जनन जिसे कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस से, मींस एक फीमेल गैमिट, फीमेल हैप्लॉइड गैमिट सीधा ही एक हैप्लॉइड गैमिट सीधे ही एक एनिमल में डेवलप हो जाता है और वो आगे जाके क्या बनाएगा, मेल। और ये मेल आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन खुद का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिसेक जनन के द्वारा। तो पार्थेनोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई भी ओवम डायरेक्टली किसी एनिमल में डेवलप हो जाए तो उसको कहेंगे एनिसेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस को अगर आगे देखें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पार्थेनोजेनेसिस को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, मतलब प्राकृतिक तौर पे ही उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें कोई बाहर से स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है, प्रकृति में ही उनमें इस तरह की ऑप्शन पाए जाते हैं। या कई केसेस में तो कंप्लीटली पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता, और कई में विकल्प के तौर पे होता है कि जैसे कि अपन हनीबी में देखा, मेल तो बनेगा पार्थेनोजेनेटिकली और फीमेल और वर्कर बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वहां विकल्प होते हैं। तो एक तो ये होगी नेचुरल प्रक्रिया, प्रकृति में ही पार्थेनोजेनेसिस में पाया जाएगा। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। इसके केस में क्या होता है कि किसी अंडे को केमिकली या फिजिकली या आप कहे कि उसमें ना किसी और फैक्टर के द्वारा बिगैर फर्टिलाइजेशन के एनिमल डेवलपमेंट की तरफ अगर लीड कर जाए, कि बिगैर निषेचन की प्रक्रिया के ही वो किसी कारक की वजह से एक एनिमल को डेवलप कर दे, तो उसको कहेंगे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना, कृत्रिम रूप से पार्थेनोजेनेटिकली किसी एनिमल को डेवलप कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल तौर पर पार्थेनोजेनेसिस किन किन में पाया जाता है। अब नेचुरल तौर पे जो पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, उन एनिमल्स को भी हम 2 कैटेगरी में आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें कहेंगे A1, उसमें होगा कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। एक तो हो गया क्या, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा क्या हो गया, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। मतलब इस प्रकार के प्राणी जिसमें रिप्रोडक्शन का मोड, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ही है और कोई तरीका होता ही नहीं है, मींस जो एनिमल डेवलप होंगे वो पार्थेनोजेनेटिकली ही डेवलप होंगे, दूसरा और कोई रिप्रोडक्शन उसमें पाया ही नहीं जाएगा, तो उसको कहेंगे कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। लेसर्टा करके एक एनिमल होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होगा वो पूरा का पूरा पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होगा, उसमें दूसरा कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो होता है उसमें टोटली ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस है, मतलब कंपलसरी है कि वो एनिसिक जनन द्वारा ही डेवलप होंगे और कोई तरीका नहीं है। जबकि दूसरा जो होता है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इसमें ऑप्शन के तौर पर होता है कि कभी कभी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से डेवलप होते हैं, कभी कभी पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। कई केसेस में क्या होता है कि एक बार पार्थेनोजेनेसिस के लिए डेवलप होगा, दूसरे केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेवलप होगा। तो इस प्रकार के जो पार्थेनोजेनेसिस पाया जाएगा उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस,
इनकम्प्लीट, अपूर्ण रूप से वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होंगे, जबकि दूसरी तरह में उसमें इस तरह से नहीं पाया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो एक है गॉल फ्लाई, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर अगर देखें गॉल फ्लाई को, तो गॉल फ्लाई जो होती है उसमें एक बार पार्थेनोजेनेटिक डिवीजन होता है, दूसरी बार सेक्सुअल डिवीजन होता है। एक बार एनिमल किससे बनेंगे, एनिसिसिक जनन द्वारा, और दूसरी बार किससे बनेंगे, लैंगिक जनन द्वारा, फिर पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अल्टरनेट वे में एक बार एनिसिसिक जनन, दूसरी बार लैंगिक जनन, फिर एनिसिक जनन, फिर लैंगिक जनन। ठीक है ना, ऐसे ही आपने एक एनिमल देखा होगा एफिड, एफिड आपने देखा होगा सरसों या पीले फूलों में जब बसंत ऋतु आती है तो एक ब्लैक सा कलर का डॉट लाइक कीड़ा जो चलते हुए आंखों में चला जाता है तो बहुत तेज मिर्च जैसा फील होता है, वो होता है एफिड। एफिड की लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसके केस में क्या होता है कि एक बार वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद 4 बार पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होगा, 1 2 3 4, 4 बार पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होगा, फिर वापस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होगा। तो इस प्रकार से इसमें एक बार लैंगिक जनन, फिर 4 बार एनिसिक जनन, फिर लैंगिक जनन, फिर एनिसिक जनन, जबकि गॉल फ्लाई में ऐसा। तो इस प्रकार के जो एनिसिक जनन होंगे बीच बीच में अल्टरनेट वे में, उनको कहेंगे इनकम्प्लीट। मतलब इसके पास में 2 तरीके हैं, एक लैंगिक तरीके से डेवलप हो सकता है, दूसरा अनिसिक जनन द्वारा डेवलप हो सकता है। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, अपूर्ण रूप से एनिसिक जनन। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से वो एनिसिक जनन पे ही डिपेंड करे, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। जबकि फर्स्ट वाले जो लेसरटा करके जो प्लाई होती है उसमें कंप्लीटली जो एनिमल होता है वो पार्थेनोजेनेटिकली ही डेवलप होता है, दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है, उसको 2 में बांटेंगे, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस जिसमें लेसरटा, दूसरा इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जिसमें दोनों प्रकार के डेवलप जनन पाए जाएंगे, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक केस में पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।